अस्सलामुअलैकुम। मैं इंजीनियर आमिर अली रज़ा। आज हम ग्रेड 9 यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन साइंस। आपने इस क्वेश्चन के अंदर साइंस की एक्सप्लेनेशन करनी है कि साइंस क्या होता है। The knowledge gained through observation and experimentation is called science. और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, the word science is derived from the Latin word scientia, which mean knowledge. Various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy. But as the knowledge increased, it was divided into two main streams हैं। नंबर 1 फिजिकल साइंस है एंड नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंस है। तो याद रखें, जो फिजिकल साइंस है ये नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड इसमें हम स्टडी करते हैं, और अगर हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो बायोलॉजिकल साइंस में आ जाता है। और ये अमूमन क्वेश्चन लॉन्ग में आता है एक पार्ट बन के। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लॉन्ग है, डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले तो आपने जितनी भी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं उनके नेम को याद करना है और उसके बाद उनकी डेफिनेशंस को आपने याद कर लेना है। नंबर 1 जो इसके है मैकेनिक्स है, और इसमें आपने ये बता देना है कि स्टडी ऑफ मोशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। और हीट जो नंबर 2 पे है, ये डील विद द नेचर ऑफ हीट, ठीक है, कि इसमें हम मोड्स ऑफ ट्रांसफर, इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी हीट से रिलेटेड जो भी स्टडी हम करते हैं वो फिजिक्स की इस ब्रांच में अंदर हम स्टडी करते हैं। नंबर 3 पे है साउंड। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साउंड वेव्स में प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, के साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे इसके अंदर, और एप्लीकेशन के कहाँ कहाँ पे वो इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है लाइट। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज। वही तीन चीजें यहाँ पे भी रिपीट हो रही हैं। वहां पे साउंड से रिलेटेड था और यहाँ पे किस चीज से रिलेटेड है, लाइट से। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दो ब्रांचेस हैं लेकिन एक में ही इसको कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी तो चार्ज से रिलेटेड होता है, और दूसरी चीज हमारी मैग्नेटिज्म है कि उसमें हम इफेक्ट देखते हैं कि उस चार्जेस का जो इफेक्ट है उसको हम मैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। नंबर 6 पे एटॉमिक फिजिक्स है। इट इज स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। एंड नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स है, डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियाई। जो जो पार्टिकल न्यूक्लियाई के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नंबर 8 पे है प्लाज्मा फिजिक्स। और प्लाज्मा जैसे आप जानते हैं कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, और इसको उसमें भी हम प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक जो है फोर्थ स्टेट ऑफ हमारी जो होती है उसके जो स्टडी करते हैं उसको हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। जियो फिजिक्स, जैसे जियो मीन अर्थ होता है, तो अर्थ से रिलेटेड जितना भी नॉलेज होता है वो हम लोग जियो फिजिक्स से स्टडी करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। तो ये भी एक पार्ट बन के आ जाता है कि डेली लाइफ में हम फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो दो तरह की इंपॉर्टेंस होती है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव में हम एडवांटेज को देखते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट में हम उसके डिसएडवांटेज को स्टडी करते हैं। तो पॉजिटिव इसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड ओनली टू गेट लाइट एंड हीट, बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव फैंस एंड इलेक्ट्रिसिटी मोटर। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट दिए हुए हैं। और नंबर 2 ये है द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार एंड एरोप्लेन वगैरह हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इन सब के अंदर फिजिक्स का इस्तेमाल होता है। इस तरह द मीन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर वगैरह और मोबाइल फोन में भी फिजिक्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। अलाउ अस टू कॉन्टैक्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हम कहीं भी हों मोबाइल के थ्रू हम दूसरे से कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ा आसान है जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट जिस तरह से पॉजिटिव है उस तरह से नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें सबसे जो ज्यादा मेन नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वो होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, कि इन तमाम जितनी भी हमारी साइंस, जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है साइंस के अंदर, उसके साथ जो सबसे जो हार्मफुल जो एस्पेक्ट है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से है। नेक्स्ट हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी आल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो टाइप्स दो ही हैं, बेस एंड ड्राई क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी,
physical quantity possess at least two characteristics in common. One is its numerical magnitude and other is its the unit in which it is measured. तो दो चीजें आपने इसकी इंतहाई इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, और उसी से हम इसको स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट्स के हवाले से। तो हमारे इसके दो टाइप्स हैं। बेस क्वांटिटी, हम जानते हैं कि बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और ना और जो ड्राइव क्वांटिटी होती है वो डिपेंड कर रही होती है ऑन बेस क्वांटिटी, और ये ड्राइव हो जाती हैं। इट्स मीन के हम इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें, द बेस क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, कि बाकी क्वांटिटी तो बेस क्वांटिटी से बन सकती है मगर खुद किसी से नहीं बनती। तो ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, क्योंकि ड्राइव के अंदर एक तो नहीं, दो या तीन बेस क्वांटिटीज होती हैं, चार भी हो सकती हैं, तो वो मिलके ड्राइव क्वांटिटी बनाती है, यानी बेस क्वांटिटीज को मिलाएं तो वो ड्राइव क्वांटिटीज बन जाती हैं। इनके एग्जांपल पे अगर आप देखें, इस एग्जांपल में दिया हुआ है जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो लेंथ इनटू लेंथ होता है, तो दो लेंथ क्योंकि बेस क्वांटिटी है, तो अगर हम देखें तो इसके अंदर लेंथ भी है, तो वो बेसिकली तो एक है लेकिन दो यूज हो रही हैं। इस तरह वॉल्यूम में तीन होते हैं, लेंथ, बेस और हाइट। स्पीड, फोर्स है। तो इनके अगर फॉर्मूले अगर ओपन करते हैं तो उस तरह हम बेस क्वांटिटी हमें उसके अंदर से नजर आती है। नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमने इसको एक्सप्लेन करना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। अब मैं इसको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी इस चीज को एक्सप्लेन में कर चुका हूँ। देयर इज अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज फॉर मेजरिंग कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटीज। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर क्वांटिटी, then it can be expressed in terms of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. और आपको पता है कि पेरिस के अंदर 1960 के अंदर वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो था मेजरमेंट का, उसको जब उन्होंने लॉन्च किया तो उसका नाम उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम SI से हम इसको रेफर करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ये मौजूद है पैराग्राफ के अंदर, ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको शामिल कर लीजिएगा। अगर इसको आपने मजीद लॉन्ग करना चाहें तो इसको इसके अंदर जो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 4 है वो ऐड कर सकते हैं कि बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो सिस्टम्स के अंदर, बेस और ड्राइव, कुछ उनके नेम भी आप एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर कोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लॉन्ग है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। वो हमने पहले क्वांटिटीज को पढ़ा था, तो इस तरह से जो बेस क्वांटिटी से जो यूनिट ड्राइव होते हैं उनको बेस यूनिट कहते हैं, और जो ड्राइव क्वांटिटी से यूनिट ड्राइव होते हैं उनको हम लोग ड्राइव यूनिट कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे शो कराया गया आपको क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, और इस तरह इनके सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट हैं। और जो यूनिट्स होते हैं, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, मास की यूनिट केजी है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट एम्पेयर होता है। तो ये आपने सारा के सारा इनको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपने इसको याद भी रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन प्रीफिक्स, फिक्सेस आल्सो गिव इट्स एग्जांपल। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। प्रीफिक्सेस जो हमारे पास है, जो 10 की पावर में जो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, द वर्ड्स और लेटर ऐड बिफोर अ यूनिट एंड स्टैंड फॉर द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल ऑफ दैट आर यूनिट आर नोन एज प्रीफिक्सेस। मीन जैसे हमारे पास किलो 10 की पावर 3 होता है तो हम इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 6 मेगा होता है तो हम इसको एम से, और इस तरह अगर माइनस में ले लें तो मिली और माइक्रो और नैनो। तो ये जो हमने पहले मिली, माइक्रो, नैनो, मेगा और किलो जो लिखे हैं, बेसिकली हमारे प्रीफिक्सेस कहलाते होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन आल्सो गिव एग्जांपल। कि साइंटिफिक नोटेशन जैसे कोई भी नंबर जो हमारा होता है उसको अगर हम 10 की पावर में उसको रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 62750। तो याद रखो, जब आपको कहीं भी डॉट नजर ना आ रहा हो तो उसका जो फुल स्टॉप होता है वो एंड पे होता है। तो हमने हमेशा एक नंबर के बाद ये फुल स्टॉप लाना होता है। तो जहाँ पे हमारे पास है, तो अगर हम यहाँ से 0 से पहले अगर ले आए और 6 के जहाँ पे ले आए तो कितना जंप किया, 1 2 3 4 का जंप है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6.275 इंटू 10 की पावर 4। तो ये अब साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। इसी तरह से अगर ये देखें तो इसका पॉइंट बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है, तो इसको जंप करेंगे, यहाँ पे 3 के बाद लाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3.84, अब 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है इसमें, इसमें बस जस्ट ये आ जाएगा 3.84 इंटू 10 की पावर 8। तो आपने जब भी कोई आपके पास वैल्यू आ जाए फिजिक्स में तो आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रीफली एक्सप्लेन और डिस्क्राइब अ मीटर रूल एंड अ मेजरिंग टेप। तो मीटर रूल और मेजरिंग टेप जो होता है, बेसिकली हम लेंथ को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं, और ये ज़्यादातर सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में भी इसकी वैल्यू दी होती है। इस तरह जो मेजरिंग टेप होता है
वो भी हम लेंथ को मेजर इस्तेमाल कर, लेकिन वो छोटी होती है, वो सेंटीमीटर में उसके ऊपर मौजूद होती है वैल्यू। तो आपने ये याद रखना है कि बेसिकली कि हमारे पास इनके जो स्केल बना होता है मीटर रूल का, उसके ऊपर जो वैल्यू दी होती हैं, तो जैसे यहाँ पे 1 मीटर जो लेंथ होती है इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होती है। तो इसी तरह से आपने इनके ये जो वैल्यू दी हुई है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि अमूमन ये वैल्यू जो है ये आपसे पूछ ली जाती है, एग्जाम के एमसीक्यूज के अंदर भी पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन वर्नियर कैलिपर। जी बिल्कुल, वर्नियर कैलिपर और सिक्योर गेज का क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वर्नियर कैलिपर के अंदर आप देखें कि ये आपको सबसे पहले तो ब्लॉक डायग्राम बनानी चाहिए, और आपने इसके जो सबसे अहम चीज़ है वो ये देखें कि इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पार्ट बनाए हैं। कि पहले हमने बताया कि वर्नियर कैलिपर क्या है, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, फिर वर्नियर कांस्टेंट की भी हमने एक हेडिंग बनाई हुई है, फिर उसके वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, और जब वर्किंग में जाते हैं तो हमारे पास उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो जीरो एरर है उसके हम लोग स्टडी करते हैं कि उसमें क्या होता है। और फिर नेक्स्ट ही हमने टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स, हमने उसकी वैल्यू को भी हमने स्टडी करना है। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप उस लिहाज से ही देखेंगे कि इसके हमने बकायदा हेडिंग बना के इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन करना है। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हमने जो लिखा है कि वर्नियर कैलिपर इज द डिवाइस which is generally used to measure length as small as 1/10 of a millimeter. It means 0.1 मिलीमीटर तक कोई भी, अगर कोई हमारे पास जैसे यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो यानी इतना छोटा सिलेंडर जो 0.1 मिलीमीटर का हो, तो हम वर्नियर कैलिपर के थ्रू उसका वॉल्यूम, हम लोग उसकी लेंथ या वॉल्यूम हम उसको फाइंड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने इसको, अगर आप डायग्राम को जरा गौर से देखें, इस पे एक ये मेन स्केल है जो आपको ये 0 से लेकर 12 तक जिसके ऊपर वैल्यू नजर आ रही है, ये मेन स्केल है। और ये इसका वर्नियर स्केल है जिसमें वैल्यू 0, 5 एंड 10 दिया हुआ है। तो ये दो, और ये जहाज भी दिए हुए हैं जिसको आप ए और बी कह देंगे, दो इसके जहाज बने हुए हैं, और ये मूवेबल होते हैं। ये वाला जो जहाज है ये मूवेबल होता है। आप इसके अंदर जब भी कोई सिलेंडर वगैरह को आप लोग फिक्स करते हैं, तो इसको आप आगे पीछे इस वैल्यू इसको मूव करके इसको फिक्स कर देते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि 10 डिवीजन जिसके अंदर दी हुई है 0 से लेकर 10 तक, और इसमें 0 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक इसमें वैल्यू दी हुई है। और ये कहते हैं कि इसमें इट हैज अ वर्नियर स्केल ऑफ हैमर 10 डिवीजन ओवर इट विच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 mm, जो हर एक की जो वैल्यू होती है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो वर्नियर कांस्टेंट है, और वर्नियर कांस्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें लीस्ट काउंट के बारे में भी आपने बताना होता है, और जो कि हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 mm है। तो द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट, हम उसको कहते हैं। और इसको दूसरा नाम वर्नियर कांस्टेंट का क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स भी कहते हैं। तो वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल जो है वो हमारे पास 1 ले ली, और वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल जो हमारे पास है जो जो कि 0.9 mm, जो 10 जो दी हुई है यहाँ पे वैल्यू 0.9 mm दी हुई है। और ये दोनों वैल्यू को अब हम लोग अगर माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल है जो दी हुई है, और इसी तरह से हमने कहा था कि दूसरी जो ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वर्नियर होना है, ये दोबारा से मिस टाइपिंग हुई है, ये इसको ठीक कर लीजिएगा। ये वर्नियर स्केल के जो वो 0.9 दी हुई है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.9 तो 0.1 mm आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम लीस्ट काउंट जो ऑफ वर्नियर कैलिपर कैन आल्सो बी फाउंड है, जिसका दूसरा जो फार्मूला है वो ये है कि द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग मैंने बता दिया था 1 मिलीमीटर है। टोटल आपको पता है कि यहाँ पे जो दी हुई है वैल्यू वो 0 से लेकर 10 तक 10 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो भी 0.1 mm। तो ये सेकंड मेथड है जिससे हम इसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये 0. अगर मिलीमीटर में 0.1 है, सेंटीमीटर में लेंगे तो अगेन डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो 0.01 सेंटीमीटर। दोनों में आपको वैल्यू याद रखनी है। वर्किंग इसका ये होता है कि सबसे पहले आपने जब उनको उसके अंदर सिलेंडर अभी आपने फिक्स नहीं करते, तो आप क्या करते हैं कि उसका मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल होता है उनके जीरो को आपस में मैच करते हैं। अगर तो जीरो मैच कर जाते हैं इसका मतलब है उसके अंदर जीरो एरर नहीं है, जिसको नील जीरो एरर कहते हैं। और अगर जीरो एरर उसमें तब आता है कि जब उसका मेन स्केल का जीरो और जो हमारा दूसरा वर्नियर स्केल का जीरो मैच ना करो। ये देखिए, जब ये वाला जीरो, यानी ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल का और जो मेन स्केल का जीरो जब ये आपस में मैच नहीं करते, कोइंसाइड नहीं करते, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जीरो एरर आ गया। अब जीरो एरर या तो पॉजिटिव होता है या फिर क्या होता है, नेगेटिव। अगर राइट साइड पे वो वैल्यू आपको नजर आ रही है तो पॉजिटिव होगा,
अगर लेफ्ट साइड में नजर आ रहा तो नेगेटिव 0 एरर होगा। और अगर वो आपस में कोइंसाइड कर जाए और फिर हम उसको करेक्शन करते हैं, तो जिससे जैसे यहाँ पे 0 एरर तो उस तरह 0 करेक्शन होता है। नोइंग द 0 एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्शन मेजरमेंट। आप मेजरमेंट टेक्निक लगाते हैं, सच a correction is called zero correction of the instrument. Zero correction is the negative of zero error. हम नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम बात वो जो लास्ट पे जो हमारे पास है वो है टेकिंग रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। कि आपने जब उसके अंदर आपने सिलेंडर को फिक्स कर देना है, फिर आपने उसके बाद चेक करना है कि उसकी वहां पे रीडिंग क्या आ रही है। तो इसको हम डायमीटर फाइंड करना भी कहते हैं। ठीक है, कि आपने जाज के अंदर उसको जो भी होगा वर्नियर कैलिपर के अंदर उस सिलेंडर को रख देंगे, उन जाज को आपस में टाइट कर देते होते हैं। जब वो टाइट हो जाए तो फिर हम उसके डिवीजन को मेन स्केल और वर्नियर स्केल पे वो नोट करते हैं, और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि उस पर क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इसको आपने अच्छी तरह से करना था। ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है सिक्योरिटी गेज के मुतालिक है। जैसे हमने वहां पे कहा था कि 1 मिलीमीटर तक हम जो वैल्यू फाइंड, अगर आप यहाँ पे जो हमारे पास है कि a security gauge is an instrument used to measure small length accurately up to 100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर। यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे 100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर अगर किसी की लेंथ फाइंड करनी है तो हम लोग सिक्योरिटी गेज का इस्तेमाल करते हैं। और इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर, सिक्योरिटी गेज भी इसका नाम है। इट नेसेसरी इज ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर के, वो कहते हैं सॉरी इसकी जो एक्यूरेसी होती है कि वो वर्नियर कैलिपर से कई गुना ज्यादा होती है और बेहतर होता है। तो कंस्ट्रक्शंस क्या है इसमें भी हमने यही देखना है कि हमारे पास यहाँ पे जब हम लोग सिक्योरिटी गेज की बात करेंगे कि ये इसमें यू शेप की ये जो बना हुआ है आपके पास, ठीक है, और मेटल फ्रेम होता है, और इसमें ये होता है कि एक हॉलो सिलेंडर ये जो जब शेप बनी हुई है यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देते हैं, और ये स्पैंडल्स होते हैं, ये जो स्टड नजर आ रहा है आपका ये एक लॉक है इसका। फिर इस तरह इसका भी ये मेन स्केल है, और ये सर्कुलर स्केल होता है ये जो नजर आ रहा है आपका। यहाँ पे भी वही चीज दोबारा देखेंगे कि जब सर्कुलर स्केल और मेन स्केल के जीरो को मैचिंग करने वाला प्रोसेस अगेन से हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो इसमें भी सर्कुलर स्केलिंग करते हैं, जैसे हमने 100 पार्ट की बात की थी कि 1/100 मिलीमीटर, तो जो कि 0.01 मिलीमीटर इसकी ये वैल्यू आ जाती है तो मेन स्केल पे। अब हम लोग इसमें बेसिकली हमने ये चीज चेक करनी होती है कि वर्किंग जो इसके प्रोसेस है और सर्कुलर स्केल के प्रोसेस है, और उसके बाद हमने इसमें लीस्ट काउंट, कि लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है कि लीस्ट काउंट ऑफ द सिक्योरिटी गेज कैन बी आल्सो फाइंड, जैसे हमने पहले यहाँ पे वैल्यू से हमने बताया है जो कि 0.01 m मिलीमीटर, 0.01 mm मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। इसको फाइंड करने के एक और तरीका भी है, वो जो जैसे हमने पहले उसमें देखा वर्नियर कैलिपर में देखा, यहाँ पे भी वही है कि पिच ऑफ सिक्योरिटी गेज जो कि 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल यहाँ पे 100 होती है, वहां पे 10 थी और यहाँ पे कितनी है 100, इनको डिवाइड कर दे तो 0.01 मिलीमीटर, वो 0.1 था, ये 0.01 मिलीमीटर तक इसको हम लोग लीस्ट काउंट इसका मुहैया कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ सिक्योरिटी गेज जो है इसमें वर्किंग में इसको भी जीरो एरर फाइंड करने का बताना कि अगर जीरो एरर होगा तो फिर पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर होगा, और अगर नहीं होगा तो नील जीरो एरर होगा। और वो फाइंड करने का तरीका बिल्कुल वैसे है जैसे वर्नियर कैलिपर में था कि यहाँ पे हम लोग जो मेन स्केल की जो रीडिंग है और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है जीरो वो कोइंसाइड करते हैं, और अगर हम चेक करते हैं अगर वो जीरो आपस में मैच हो जाए तो नो जीरो एरर, अगर नहीं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर की जो है वो क्या है कि जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन होगा, और अगर वो बिहाइंड नहीं होता जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जीरो एरर इफ विल बी नेगेटिव इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन, तो वो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। आपने इसकी डेफिनेशन के साथ इनकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है। और इसके बाद है टेकिंग रीडिंग ऑन सिक्योरिटी गेज के, हम इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं सिक्योरिटी गेज के ऊपर। तो वो डायमीटर फाइंड करने के लिए गिवन वायर जो आपको दी जाएगी, गिवन वायर इन द गैप बिटवीन जो स्टड और स्पैंडल के बीच में वहां पे आप फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं नट को आप टाइट कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं नोट मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग दोनों को नोट करते हैं। नोट करने के बाद आप मल्टीप्लाई सर्कुलर स्केल रीडिंग विद लीस्ट काउंट एड इट एंड द मेन स्केल रीडिंग उसमें आप ऐड कर देते हैं। फिर क्या होगा दिस विल गिव डायमीटर ऑफ द वायर, तो आपके पास जो डायमीटर ऑफ द वायर है वो आपको मिल जाता है। एड जीरो करेक्शन टू गेट द करेक्ट मेजरमेंट, फिर आपके पास जो जीरो एरर आया होता है वैल्यू आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी इसके अंदर, जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वर्नियर कैलिपर और सिक्योरिटी गेज वाला था। लेकिन इसके साथ साथ इसके एक और बड़ा अहम क्वेश्चन है और वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट
जो फिजिकल बैलेंस जिसको हम कहते हैं, और मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है लॉन्ग। A common physical balance is जो सबसे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपैरिजन, जिसे हम कहते हैं। और ये अक्सर आपने ये देखा होगा, ये इसकी भी डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है उसी तरह से। और जो हम इसके डायग्राम का कंस्ट्रक्शन हम अब देखें तो याद रखिएगा, इसके अंदर पैन होता है, ये स्केल रीडिंग दी हुई है, पॉइंटर ये यहाँ पे होते हैं, जस्ट होते हैं, और ये जो बीम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब भी आप इसके अंदर कोई वेट वगैरह रखते हैं, आप इसके अगेंस्ट कोई चीज रखते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसी चीज की जो कंस्ट्रक्शन जो है हमने पढ़नी है, इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ अ फुलक्रम। ये जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, द बीम कैरी स्केल पैन्स ओवर द हुक्स ऑन अदर साइड। तो ये सारी इस कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये आप इसको पढ़ेंगे, और इस डायग्राम के मुताबिक जो इसको हम अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि हम लोग मैस ऑफ स्मॉल स्टोन कैसे फिजिकल बैलेंस हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसके यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हुए हैं कि सबसे पहले आप एडजस्ट लेवलिंग स्क्रूज विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन, आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं। फिर राइज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द अरेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद क्या करते हैं, टर्निंग द अरेस्टिंग नॉब बाय ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स स्पॉट, प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट स्टोन जो होता है वो उसके ऊपर आप रख देते हैं ऑन इट्स लेफ्ट पैन। फिर क्या होता है कि प्लेस सूटेबल स्टैंडर्ड मैच जो होते हैं, राइट वाले के अंदर आप उसको कोई जो भी मैच होगा वो रख देंगे। फिर रिपीट एडिंग और रिमूविंग सूटेबल स्टैंडर्ड मैच आप देखते रहते हैं, आप बार बार उसको मतलब उसके मुताबिक आप देखते हैं कि फर्ज करो यहाँ पे आपने कोई भी इस जगह पे आपने लोड रखा है और यहाँ पे आप उसका वेट रख रहे हैं, तो जब तक ये उसका पूरा एक्यूरेट मेजर नहीं कर देता तब तक आप क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे इस प्रोसेस को। एट देन क्या होगा, नोट द स्टैंडर्ड मास ऑन द राइट पैन, देयर सम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके जो टाइप्स के हवाले से है क्वेश्चन के ब्रीफली एक्सप्लेन द लीवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और उस लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है कि लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स, एंड व्हेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट in one pan and standard masses on the other pan, the pointer of the lever system moves. The pointer is brought to zero by varying standard masses. The sum of these standard masses is the mass of the object. और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है, कम इन वेरियस रेंजेस, मिलीग्राम में भी होता है, ग्राम में भी होता है, और किलोग्राम में भी होता है। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में ऊपर हमने पढ़ा भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे पास यही थी कि हमने लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के दरमियान जो डिफरेंस बताना है। तो ये हमारा इसके जो इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है लॉन्ग, और इन क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास दिए हुए हैं इसके अंदर क्वेश्चन वो स्टॉप वॉच से रिलेटेड है, और स्टॉप वॉच में भी आपने कर लेना है कि स्टॉप वॉच क्या होता है कि टाइम इंटरवल को फाइंड करने के लिए हम स्टॉप वॉच का हम इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होता है और एक डिजिटल स्टॉप वॉच होता है। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो मैकेन बी मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 0.1 सेकंड, और इसका जो प्रोसेस लिखा हुआ है कि हाउ टू यूज। और इस तरह से डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होता है जो 1/100 सेकंड यानी 0.01 सेकंड तक जो मेजर कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली जो डिजिटल स्टॉप वॉच होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है और इसका ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता होता है। और हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये स्टॉप वॉच वाला, इसको भी आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे ये हमारे यहाँ तक हमारे इसको डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी और आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।